Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक सामान्य परिवार से निकलने के बाद, बीटेक करने के बाद टेक्निकल लाइन में ही अपनी इच्छा रखने वाले रुपेश ने किस तरीके से अपनी जर्नी शुरुआत करी, क्या क्या हर्डल्स सामने आए, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव लाइफ में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बट ऐसे में भी उन्हें लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। और बिहार से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किया। आफ्टर दैट इन्होंने ये दिल्ली आए, दिल्ली से किया, उसके बाद इन्होंने चंडीगढ़ बोर्ड से अपने आप को सिलेक्टेड करवाया। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके की यात्रा रही, वो सारी चीजें ना आपको ब्रीफ में यहाँ पर मिलेंगी। तो स्वागत करता हूँ रुपेश, कैसे हो भाई? बढ़िया है। आप कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यार, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं एक पूछना चाहूंगा कि जॉब लेने के बाद खुशी किस तरीके की हो रही है? जॉब जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन मेरे से ज्यादा आप समझ सकते हो कि मेरे फैमिली वाले खुश थे, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन मेरे हाँ। पापा लिटरली रात भर सोए नहीं थे, बार बार देख रहे थे, क्योंकि उस दिन रिजल्ट लेट से निकला था। ओके। मतलब कि आप समझ सकते हो कि रात में वो बार बार वो वेबसाइट खोल खोल के देख रहे थे कि रिजल्ट निकला है कि नहीं, मेरे नहीं बेटे का निकला। सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ओके ओके। ये देख के मुझे मेरी खुशी दुगनी हो गई जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने जब बताया। तो ये खुशी शब्दों में जिसको बोलते हैं ना, बयां नहीं कर सकते, वो बात हुई है। ओके, मतलब ओवरऑल आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि आप सोए नहीं थे, हैं ये कहना चाहते नहीं नहीं, मैं तो चलो सोऊं ना सोऊं, कोई उसमें मतलब आपकी फैमिली अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आपको और दुगनी खुशी हो जाती है। आपके माता पिता अगर खुश हो जाते हैं तो लगता है कि चलो मैंने कुछ तो किया है जिससे मेरे माता पिता खुश हैं, तो उससे और ज्यादा खुशी हो जाती है। ओके ओके। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस, एक मैं क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब क्या लगता है ओवरऑल जर्नी, जो अभी बचपन से लेके अब तक की जो जर्नी है, उसमें क्या लगता है कि पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हो, किस किस तरीके से पहिया वक्त का घूमा और आपको नौकरी मिली, एंड उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस आई और क्या क्या हर्डल्स आई, वो थोड़ी सी चीज। पहले मैं जैसे बचपन में पढ़ता था तो उस टाइम में भी मेहनत तो करता था, लेकिन लगता था कि एग्जाम निकालना आसान होगा, हम उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे का क्वालिफिकेशन किया, जैसे 10th किया, 12th किया, धीरे धीरे देखा मैंने जो कंपटीशन है इतना बढ़ता गया। सारे लोग सरकारी नौकरी चाह रहे थे। तो इसी कंपटीशन में मैंने बीटेक एमआईटी मुजफ्फरपुर से किया। फिर वहां से जब निकला तो और ज्यादा कंपटीशन और वैकेंसियां उस टाइम में कम निकलने लगी थी अचानक से। फिर मेरे पास गेट का प्रिपरेशन करने के अलावा उस टाइम में ज्यादा कुछ था नहीं, और मैं चाहता था कि अगर मैंने इंजीनियरिंग करी है तो बस मुझे इंजीनियर बन के ही रहना है, चाहे गवर्नमेंट में जाके ही रहना है। ठीक, तो ये मेरे मन में था कि मुझे कंप्लीट करना है। अच्छा, मतलब मेरे जाना पास, गवर्नमेंट में, ये कंफर्म था पहले से ही? हाँ हाँ, ये कंफर्म था। और ये भी कंफर्म था कि मुझे इंजीनियर बनना है, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर में ही रहना है, ये नहीं कि हम दूसरे सेक्टर में चले गए। पहला, हाँ भले अगर कहीं से हो जाता है कि हमारा मन उब जाए इस इंजीनियरिंग सेक्टर से, तब दूसरे सेक्टर में जाएंगे। लेकिन पहला उद्देश्य मेरा था कि मैंने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियर बनना है बस। अच्छा, इंजीनियरिंग के बाद कितने लंबे समय तक खाली रहना पड़ा आपको? खाली मैं एग्जाम देता था, वो क्लियर भी हो रहा था। मतलब 2016 के बाद मैंने एग्जाम देना शुरू किया, वो क्लियर भी मैंने किया 2-3 एग्जाम। लेकिन उसमें सिलेक्शन होते होते लेट हो जाता था, या तो जैसे मैंने एसएससी जेई भी क्वालिफाई किया था अच्छा। उसमें 2018 वाले में। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन वहां पे मेरिट लिस्ट में चूंकि उसमें सीट इलेक्ट्रिकल का बहुत कम था, तो मेरा इसमें नहीं हो पाया, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया मैं। तो फिर एक और आईआरईएल, टोटल इंडिया में 20 सीट थे, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसमें इंटरव्यू में मैं छट गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले भी थे, तो उनको बेनिफिट मिला। फिर आरआरबी जेई उसी टाइम में आ गया था। तो हम्म। मुझे लगता है कि मैंने तैयारी करी, 2 साल गेट की, और उसके बाद जब वैकेंसियां आनी शुरू हुई कुछ कुछ, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे ज्यादा बैठना नहीं पड़ा। मुझे बहुत सारी जो अलग अलग एग्जाम्स हैं मैं देते रहता था, किसी भी एग्जाम का जो होता था वैकेंसी निकलती थी वो देता था मैं। तो उसमें कभी होता था, नहीं होता था, तो उतार चढ़ाव होते रहता था कि यार इतना अच्छा, मेहनत कर रहा हूँ अभी फिर भी जो नहीं हो रहा है।
बहुत अच्छी बात है। अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है कि मतलब किस तरीके से उन्हें अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए, या जो लोग शुरू कर चुके हैं तो उस यात्रा को अंजाम किस तरीके से देना चाहिए, उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये मैं बोलता हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि हमको ये फेस करना है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप में थोड़ा सा ये कभी कभी आ जाता है कि हमको इतना इतना नॉलेज है, हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको लगता है कि हमको बहुत मेहनत करना, ये आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। यही अंदर किसी के अंदर मोटिवेशन लाता है जो उसको आगे तेजी से बढ़ाता है। तो अगर किसी ने शुरुआत करी है तो उसको चाहिए कि कोई जैसे सिलेबस देख ले कि क्या क्वेश्चन क्या क्या है प्रीवियस ईयर में। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए, फिर टेस्ट टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने शुरू से ही टेक्स्ट बुक का लिया है जिसमें नॉमिनल चार्जेस है। शुरू शुरू में तो जैसे मुझे था कि शुरू में जब आया था तो टेक्स्ट बुक पॉइंट्स देते थे, तो उससे मैंने खरीदा था। तो फिर नॉमिनल चार्ज पे उसने सारे टेस्ट, जितने भी कंपटीशन है सारे टेस्ट फ्री कर दिए थे वो नॉमिनल चार्ज पे ही। तो उससे अच्छा, बहुत मतलब टेक्स्ट बेनिफिट बुक से ही आपने जो है तैयारी करी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हाँ, टेक्स्ट बुक मैं 2015 से यूज कर रहा था। अच्छा। हाँ, जब मैं कॉलेज में था तो उसी टाइम मैं क्वेश्चन ट्राई करता था कि इसका इसका कोई भी एग्जाम का जैसे टेस्ट सीरीज चल रहा है तो वो मैं पॉइंट्स बनाता था। जैसे उसमें डेली आप प्रैक्टिस करने के लिए भी आता है, आप हाँ, नहीं पहले भी पॉइंट का खरीदोगे था। तो प्रैक्टिस, हाँ पहले पॉइंट का था। और प्रैक्टिस करने के लिए अभी भी आता है कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपकी प्रैक्टिस में जैसे क्वेश्चन देता है उसके बाद फिर नॉमिनल चार्ज में आप टेस्ट भी ले सकते हो। तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं था, तो मैंने 2015 से इसमें टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहता था। और किसी भी एग्जाम से पहले मतलब टेस्ट सीरीज का भी चाहे क्यों ना दूं, 1 घंटे का टेस्ट सीरीज डेली मैं देता था, क्योंकि बहुत सारे इसमें टेक्स्ट बुक में टेस्ट रहते थे। हर एक एग्जाम में मुझे लगता है कि 100 टेस्ट रहते थे, हम्म। या छोटा छोटा टॉपिक टेस्ट रहता था, चैप्टर टेस्ट रहता था, फुल टेस्ट रहता था, प्रीवियस ईयर का टेस्ट रहता था। कोई भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट देने से पहले मैं प्रीवियस में जो दे दिया था उसको मैं रिवाइज कर लेता था, जिससे मुझे बेनिफिट अगले टेस्ट में मिलता था। उसमें मार्क्स ज्यादा आ जाते थे। जैसे मैंने पहला टेस्ट दिया, उसमें कम मार्क्स आए, मान लो कि 20 मार्क्स आ गए, तो वो अगला टेस्ट देने से पहले होता है ना कि इतना कम मार्क्स आ गया, तो मुश्किल होती है यार, डिमोटिवेटेड हो जाते थे कभी कभी। लेकिन फिर यही अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं अगला टेस्ट देने से पहले पिछले टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन पढ़ के जाता था। और क्वेश्चन तो पढ़ता ही था क्या क्या मैंने गलत किया है, सॉल्यूशन में बहुत सारे आंसर छुपे हुए रहते हैं अगले टेस्ट में आने के। बिल्कुल। अगले टेस्ट या किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसका सॉल्यूशन में बहुत चीज दिया हुआ रहता है डिटेल अच्छा। से। अच्छा, एक चीज और, आपके फ्रेंड्स का क्या योगदान रहा आपके सिलेक्शन में? मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कॉलेज लाइफ के बाद या स्कूलिंग के बाद हम लोग जब किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स हमारे सेलेक्ट हो गए होते हैं कई जगह पर। तो ऐसे में आशा रहती है उस स्टूडेंट को या इस सीकर को कि मुझे किसी ना किसी की एक मेंटली सपोर्ट मिले, फ्रेंड की जो कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली सेट है लिटिल बिट, तो वो ऐसा कुछ मिला आपको? हाँ, ये तो किसी को भी मिलता है कि हमारा दोस्त चलो सेटल हो गया तो हम भी किसी मुकाम पे पहुंचे। हमारा भी 2-3 फ्रेंड जैसे एसएससी में हो गया, या दूसरे जैसे किसी भी बीएचईएल में चला गया, कोई भी जॉब में चला गया, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है। उससे बात करने के बाद ये भी होता है कि हाँ चलो, इसने करा तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज में साथ पढ़े हैं, हमें पता है कि उसकी एबिलिटी कॉलेज में क्या थी और आज वो वहां तक पहुंच गया, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो नहीं इससे भी नहीं, मोटिवेशन मिलता है। उसकी कोई सपोर्ट मिली लाइक दैट, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब कि सपोर्ट क्या, वो जैसे गाइडेंस मिलता है हाँ। कि हाँ ऐसे पढ़ो ऐसे, मतलब कि होता है ना कि उसने कैसे सफलता प्राप्त किया। अचानक से वो हम साथ साथ पढ़ रहे थे तो उसने अचानक से क्या किया कि एग्जाम निकाल लिया। होता है ना कि कॉलेज से निकलने के बाद अलग अलग सारे जगह, सारे दोस्त अलग अलग जगह कभी कभी चले जाते हम्म। हैं। तो उसने कैसे तैयारी करी, उसका स्ट्रेटेजी क्या था, प्री निकालने के बाद मेंस का स्ट्रेटेजी कैसे निकाला उसने। तो ये बहुत हेल्प करता है किसी भी किसी भी दोस्त का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो उससे बात करते रहने के बाद ये भी मोटिवेशन होता है। अच्छा, और अभी आप किस एग्जाम्स की तरफ और देख रहे हैं? इसी के साथ साथ आपको लगता है कि अभी और एग्जाम्स में भी बने रहना, या फिर यहीं पे अपनी जर्नी को स्टॉप करते हैं? नहीं, किसी किसी को भी मैं सलाह दूंगा कि अगर आप जॉब
कर लिए तो आप आगे अपने भविष्य में और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो उसी के उद्देश्य से मैं भी सोचता हूँ कि मैंने अभी जेई का एग्जाम क्रैक किया, तो आगे अब पब्लिक सर्विस में जाना चाहता हूँ, तो पब्लिक सर्विस का तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा, बीपीएससी का बिहार तैयारी से कर ही? रहा हूँ। हाँ, बिहार से ही, स्टेट में? बिहार का ही, जैसे हाँ स्टेट। अब क्योंकि दिल्ली में रह रहा हूँ, एक साल से मैं रेलवे में हूँ, तो अब लगता है कि हाँ फ्री माइंड में, जैसे कोई किसी का जॉब भी हो जाता है ना, तो फ्री माइंड से तैयारी कर सकता है। हाँ। तो और होता क्या है कि जब जैसे किसी का जॉब नहीं निकल रहा है, तो वो एग्जाम में भी प्रेशराइज हो जाता है। कि मैं किसी को भी बोलूंगा कि एग्जाम में प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मेहनत की है, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, टेस्ट सीरीज कोई भी अगर ज्वाइन किया है, जैसे टेक्स्ट बुक का ही आपने ज्वाइन किया है, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, तो आप हर एक मतलब ये नहीं कि आप बस टिक मारते हो। मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी देखा है जिसने टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करी, बट उसने अटेम्प्ट नहीं किए, हम्म। सारे टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किए। आप किसी भी आप टेस्ट सीरीज का इतिहास देख लो, जैसे जैसे टेस्ट का लेवल बढ़ते जाता है, उसमें अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। जो बिल्कुल जो बच्चा अंतिम तक अटेम्प्ट्स करता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है। आप बिल्कुल। देखोगे कि शुरू वाला फ्री टेस्ट लाखों में जाता है, फिर बाद वाला टेस्ट ना बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे मतलब से नहीं यार, होगा। इतनी तो स्ट्रेटजी मैं भी नहीं करता। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलता हूँ, मतलब 100+ स्टूडेंट्स बैंकिंग में एंड ऑल एसएससी यूपीएसआई वगैरह में भी एंड यूपी पुलिस में, तो काफी सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए। बट मेरा एक ही थिंकिंग है कि यार, अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ही सफल हो पाओगे। एंड ये कि मैं उसने भी ये चीज बोली। ये तो सही बात है। मैं आपके बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आप हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, लेकिन आप प्रीवियस में जितना भी आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, अगला प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले एक बार उसको देख लिया करो, सॉल्यूशन एनालिसिस देख ले। एनालिसिस हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ एनालिसिस आप एनालिसिस बहुत मतलब कि, जरूरी है। और रेगुलर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप नोट्स बनाने जरूरी है कि हमने जो, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है कि हमने ये याद कर लिए, तो जो गलती हो गई, मैं यही करता था कि जो गलती हो गई उसकी मैं नोट्स बना लेता था, ताकि मुझे एनालिसिस करने में, जैसे अगला टेस्ट देने में, उसको रिवाइज जिसको मैं बोलता था, रिवाइज हाँ, करने में मुझे दिक्कत नहीं होती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास एक नोट्स के रूप में उपलब्ध हो रहता था कि मैंने अच्छा पिछले टेस्ट में ये गलती हुई थी, अगले टेस्ट में मैं ऑब्वियस सी बात उससे ज्यादा मार्क्स ला देता था। हम्म। तो ये मोटिवेशन का मेरा था, और ये स्ट्रेटेजी तो किसी के लिए भी होनी चाहिए कि आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तो प्रीवियस सारे टेस्ट को बार बार आप रिवीजन करो और अगला टेस्ट दो। तो इससे आपके अपने, और टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं बनाया जाता, बहुत मेहनत करके और एनालिसिस करके टेस्ट सीरीज बनाया जाता है। ओके, अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप के जो अभी जो बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, हम्म। लोग इस वीडियो को देखने का उनका उद्देश्य होगा इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखना, कुछ आगे की तरफ बढ़ना। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस मोड में करें, कैसे करें? जैसे कि अभी चीजें चल रही हैं, ऑनलाइन में सारे सेटअप आ गए हैं, ऑफलाइन में वो लोग कहीं जा नहीं सकते, तो वो अपने आप को किस स्तर से तैयारी लेके चलें जिससे कि वो फाइनली सेलेक्ट हो जाए? मैं आपको बताऊं, मैंने गेट के अलावा किसी चीज की कोचिंग नहीं ली आज तक। अ, मैंने सारे चीज, जैसे मुझे किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम होता था, तो मैं ऑनलाइन सर्च करके, इतने सारे वीडियो आते थे जो भी टीचर कराता था, तो मैं देख लेता था। मैं पर्टिकुलरली बोलूंगा कि जैसे टेक्स्ट बुक में भी जो जितने भी क्वालिफाइड टीचर हैं, उसका आप वीडियो देख लिया करो। तो आपको, मैं ये बोलूंगा कि आपको जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, वो बार बार उसका वीडियो देखोगे ना, तो उस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि टीचर जो होता है ना, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। किसी भी कहाँ पे आप फंस रहे हो, उसको पता होता है कि लड़का कहाँ पे फंसता है। बिल्कुल तो मैं एग्जैक्ट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप वीडियो देखो और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। और मतलब कि घबराने की बात नहीं है। एग्जाम एक नहीं निकला, दूसरा जरूर निकलेगा, और लगे रहना है। हारने की कभी, मतलब कि नेवर गिव अप जो बोलते हैं ना एक वर्ड, वो होना चाहिए। आप नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। टेस्ट मैंने देखा है कि जिसने जिसने भी क्वालिफाई किया है, उसने टेस्ट सीरीज जरूर दिया है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, मतलब मतलब कि आपको सीरीज के वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक तरह से एक तरह से आपको वो एक, आप अगर मशीन हो, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चल रहे हो, तो वो ऑयल का काम करता है टेस्ट सीरीज, है ना। मोबिल का। हाँ, मोबिल ताकि ऑयल वो का है।
आपको वो एनर्जी देते रहता है कि हाँ हमने इतना तैयारी करा है, आपके पार्ट्स को घिसने नहीं देता, दिमाग का पार्ट्स को घिसने नहीं देता है वो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे दर्शक है ना, जो इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको काफी अच्छा लगेगा इस चीज को जानकर कि देखो, सिलेक्शन तो कोई भी ले लेता है, बट सिलेक्शन की जो हाँ वो स्ट्रेटेजी बना के, उस हाँ प्रक्रिया प्रक्रिया को है जो उसको। कोई भी समझता है वही सिलेक्शन लेता है। और उस चीज को समझना ही किसी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बात है कि सिलेक्शन लेने की प्रक्रिया क्या है ना। तो हाँ वो मतलब हाँ प्रक्रिया को अपनाना। और मतलब कि होता है कि कभी आपके राह में सफलता और सफलता आएगी, लेकिन आप घबराना नहीं। और मतलब आप एक प्रक्रिया के तहत आपको ही पता है कि क्या आप में एबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, आपके अलावा किसी को पता नहीं होगा कि हम क्या कर सकते हैं। उसमें लगे रहोगे तो आप जरूर सफल होगे, मैं यही कहना चाहूंगा। ये मुझे तुम्हारी बात और बहुत अच्छी लगी यार रुपेश, है ना। लगे रहोगे तो सफलता मिलेगी, बिल्कुल वास्तविकता यही है। और असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो यही एक जीवन का फंडा है। परफेक्ट कोई नहीं होता। हमारी जो हम्म। असफलता है उनसे हमें बस धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाना है। और एक दिन जरूर ऐसा आता है जिस दिन हम लोग सफल हो जाते हैं, या उस सफलता के पायदान से थोड़े से भी नीचे होते हैं। मतलब हमने सपोज प्रयास किया 10 पाने का, अगर हम उसके 8 पर भी आ जाते हैं तो भी वो हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं तो ये मानता और हूँ, और मैं इंसान एक जो सोच ले उसको मिल जाता है। और मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हाँ। आप टेस्ट सीरीज शुरू में करोगे ना, कोई भी टेस्ट सीरीज मैंने अनुभव हम्म। किया है अपने जीवन में और अपने दोस्तों के साथ भी, कि आप एक सर्टेन लेवल पे जाके ना फिक्स हो जाओगे कि इससे ज्यादा आप कितना भी कोशिश करो नहीं आओगे। उससे थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, तब आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ोगे। जैसे आप 40-50 नंबर तो आराम से लाओगे किसी भी बिना एग्जाम में तैयारी किए हुए, लेकिन 60-75 ये सब लाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको लगे रहने की जरूरत है। मैंने अनुभव किया है किसी भी टेस्ट में, मैं कोई भी बिना तैयारी किए हुए देता था तो 60 आ जाते थे, लेकिन 70 लाने के लिए मुझे ना तैयारी करनी पड़ती थी दिन भर, या मतलब अगले टेस्ट के लिए तैयारी करके देना पड़ता था, तब होता था ये। मतलब कि ये नहीं कि हम इतना ला रहे हैं 100 में या 1000 में 100-200 रैंक ला रहे हैं। रैंक टेस्ट सीरीज में नहीं देखी जाती है कि कितना है, क्या पता उसने किस मूड में दिया हो, है ना। आपको अपने एबिलिटी पे क्या आपने गलती करी है, अपने गलतियों को एनालिसिस करके ही आप आगे बढ़ बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल। और मतलब टेस्ट टेस्ट का लेवल अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए भारी हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है। मैंने बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है कि उसका एग्जाम टेस्ट सीरीज में नंबर मार्क्स नहीं आ रहा है तो वो टेस्ट छोड़ देता है। मैंने ये देखा है लिटरली, बहुत सारे दोस्तों को मैंने बहुत बार समझाया। मैं फोन कर करके बोलता था भाई टेस्ट देता रहा, एग्जाम टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है ये मायने नहीं रखता है, तुम्हारा एग्जाम में जरूर नंबर आएगा अगर तुम टेस्ट देते रहेगा तो। ये मैंने और मेरा रूम पार्टनर जो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था, उसका मार्क्स कभी कभी नहीं आता था, तो मैं उसको फोन करके या बाद में फिर मेरा रूम पार्टनर बना तो वो उसको मैंने समझाया, तो वो उसका भी आरआरबी में हो गया मेरे साथ ही। अरे वाह, मतलब यार ये बड़ा अचीवमेंट होता है। मतलब और अच्छा, वो उस चीज को लाइफ टाइम याद रखेगा कि हाँ, कि भाई मतलब मोटिवेट हम किया। दोनों ने फिर लगातार तैयारी करी और डेली का नोट्स, जैसे एक करंट अफेयर्स होता है ना कि बहुत लोगों को मैंने देखा है करंट अफेयर्स वीडियो देख लिए बस छोड़ दिए, वो याद नहीं रहता है वीडियो। हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना ली थी कि वीडियो देखेंगे और सारा उस दिन का करंट अफेयर्स पेज में लिखेंगे, और मतलब रिवाइज करते रहेंगे लगातार, ताकि वो करंट अफेयर्स कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो हमें करंट अफेयर्स में बहुत मार्क्स आते थे हमेशा, साल भर का बहुत याद हो, एक एक पेज इतनी इतनी मोटी मोटी पेज कॉपी भर जाती थी। बहुत तो अच्छी। ये स्ट्रेटेजी बनाने पर है। जो जो टॉपिक नहीं आता था उसका हमने पूरा लेक्चर देख लिया। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग करने का बेनिफिट है कि आप मेहनत कर सकते हो। हाँ, इंजीनियरिंग करने का मतलब, मैं वैसे हालांकि जो नॉन इंजीनियरिंग वाले लोग हैं वो इस बात को अदरवाइज, वो बट हाँ मुझे अदरवाइज इतना उसको पता नहीं है लेना चाहिए। कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का ना थोड़ा सा एक लॉजिकल पार्ट, वो चीजों को टैकल करने की एक टेक्निक्स जान जाता है कि कम हाँ टाइम हम उस चीज को इजीली कैसे टैकल करें। तो वह हाँ हाँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छे जो है एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से आपसे जानना चाहूंगा रुपेश की हम्म। अभी आप, इतना कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, बच्चे लगातार कई कई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कई कई बार सफल, कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को असफलता का भी सामना करना पड़ता है।
तो आज के कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में आपको क्या लगता है कि मतलब एक ही एग्जाम पे फोकस रहना चाहिए या फिर एक से ज्यादा एग्जाम्स की तरफ स्विच करना चाहिए? अगर ये जैसे मुझे तो लगता है कि अगर एक एग्जाम पे फोकस किया जाए, जैसे एसएससी एक टाइप का एग्जाम आप बोल सकते हो। बैंकिंग का अलग सेक्टर हो गया और एसएससी का अलग। एसएससी का अलग सेक्टर इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उसमें रीजनिंग, मैथ्स ये पूछते हैं। बैंकिंग का अलग लेवल का मैथ्स और रीजनिंग रहता है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप बैंकिंग का फोकस होकर आप तैयारी करोगे तो बैंकिंग में निकल जाएगा, और एसएससी में एसएससी। और दूसरा एग्जाम तो इसी बीच में आ जाता है, तो वो भी दिया करो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। मैंने बैंकिंग वाला एग्जाम, आप लिटरली समझो कि एक राजस्थान एई का आया था, उसमें बैंकिंग पूछ दिया था, तो उसमें भी मैंने स्कोर किया था, बट मेरा हुआ नहीं, कुछ 2-3 मार्क्स से रह गया हमें। लेकिन उसमें मैंने बिना बैंकिंग पढ़े हुए दिया था उसका। अच्छा। तो हाँ, अगर आप तैयारी करते रहोगे ना, तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल खुद बढ़ जाता है कि हाँ, तैयारी करते करते अच्छा ये है, ऐसा ऐसा तैयारी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहता है, बस समझने की बात रहती है, उसको थोड़ा दिन पढ़ोगे तो आप उसमें समझ जाओगे। लेकिन आप अगर एक एग्जाम में फोकस रहोगे ना, जैसे एसएससी का है, एसएससी की तरफ या बैंकिंग, दोनों मैं दो पार्ट में बांटता हूँ कि बैंकिंग अलग तरह का होता है, एसएससी अलग तरह का होता है। और इंजीनियरिंग वाले तो सारे टैकल कर लेते हैं, मुझे ये पता है। लेकिन ये इस बात को कोई दूसरा अदरवाइज ना ले, जो क्योंकि उसमें भी इंटेलिजेंट लोग रहते हैं कि कैसे टैकल करना है। अगर आप बिल्कुल। बार बार स्विच करोगे तो आप खुद कंफ्यूज कर जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप दोनों टैकल कर सकते हो तो ये और बढ़िया है। है ना? हाँ, क्योंकि अभी ये कॉम्पिटिटिव। मेरी पर्सनल राय है कि एक एक तरह से मतलब कि अगर नॉन रीजनिंग वाला पार्ट जो बैंकिंग मतलब कि रीजनिंग टाइप का अलग है और ये इधर अलग है, तो आप टैकल कर सकते हो तो करो। ऐसे अदरवाइज मुझे लगता है कि इधर एसएससी वाला अलग से अलग अलग एग्जाम निकलते हैं। अब तो दूसरा सेक्शन आ रहा है एनटीए करके, या कुछ नेशनल टेक्निकल, या एक ही जो एग्जाम होगा सभी के लिए, तो उसमें तो सबको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चले, बहुत ही अच्छी जर्नी रही, बहुत ही अच्छा लगा रुपेश आपके साथ बात करके। और मुझे आशा है कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपके इन कम शब्दों को ही अपनी एक प्रेरणा मानते हुए अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। और मेनली जो रुपेश ने फोकस किया है वो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज को ही फोकस किया है कि किसी 100% आप सही बोल रहे हो कि मैंने टेस्ट सीरीज और उसका नोट्स, टेस्ट सीरीज में जो मैंने गलती करी उसको रिवाइज किया, हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो किया। है ना, क्योंकि स्पीड और टाइम मैनेजमेंट जिन चीजों को मैं अपने यूजुअली सेशंस में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ कि SAT, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये बिना किसी प्रैक्टिस सेट को लगाए उसे एनालिसिस किए आ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, कोई सवाल ही पैदा। हाँ, ये प्रैक्टिस से, ये जो आपने SAT क्या बोला? हाँ, स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। हाँ, ये तीनों आपको तभी पॉसिबल, आप जब टेस्ट सीरीज करोगे और उसका रिवीजन बार बार करोगे, ये जो प्रैक्टिस बोलता है ना एनालिसिस। हाँ, एनालिसिस करोगे, तभी वो स्पीड स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं उसका। किसी भी एग्जाम में स्पीड इसी से मतलब बढ़ता है, एनालिसिस प्रैक्टिस। से ही एक्यूरेसी आती है, मैं ये बताता हूँ कि हाँ हाँ एनालिसिस, जितना एनालिसिस करोगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी, और जितनी स्पीड, स्पीड तभी आएगी, टाइम मैनेजमेंट तभी आएगा जब आपकी स्पीड बनेगी। तो ये हाँ, उसमें ये इंटरलिंक्ड है चीजें। आजकल एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जानते हुए भी बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है। लोग बच्चे किसी किसी एग्जाम में, हाँ, एक और मैं लास्ट में जोड़ना चाहूंगा कि ईगो एग्जाम में ना लें कि हमारे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसी से बहुत एग्जाम छूट जाता है स्किप एग्जाम। करें। हाँ, इस जो क्वेश्चन नहीं बन रहा आप स्किप करके दूसरा चले जाएं। ये बहुत घाटे वाला सौदा है कि हम ईगो ले लेते हैं कि हमसे नहीं क्वेश्चन बन रहा है। तो इससे बचें एग्जाम में, क्योंकि बहुत बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो एक ही क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगा देता है। ये सही नहीं होता है किसी भी एग्जाम में, है ना। होना तब भी तक नहीं आप चाहिए मेरे हिसाब से भी। हम्म, हम्म, और जनरली ये फोकस होना चाहिए कि हम अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है तो तुरंत स्किप करके आगे की तरफ बढ़े। हाँ, तो अगर टाइम बचता है तो उसे देख लिया जाएगा, अदरवाइज उसे। ऑब्वियस सी बात है, टाइम बचेगा ही बचेगा अगर आपने ये एसएटी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, और वो क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, और पछताना नहीं पड़ेगा पछताना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। कि हमसे उस एग्जाम में गलती हो गई। तो आपको आज टेक्स्ट बुक के इस पे इस तरीके से अपना इंटरव्यू देते हुए कैसा लग रहा है रुपेश? लास्ट में ये क्वेश्चन भी हम हालांकि ये पूछा जाना चाहिए पहले, बट कोई नहीं, लास्ट में
आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हुआ, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी को अगर इससे फायदा होता है तो मुझे और खुशी मिलेगी। तो मैं स्टूडेंट से आपसे चाहूंगा मिल कि यार आप भी कुछ ऐसा करिए जैसा रुपेश ने किया। रुपेश ने अपनी जर्नी आप लोगों को बताई, शायद आपको भी मौका मिलेगा कि आप भी रुपेश की तरह मेरे साथ या किसी और एजुकेटर के साथ अपनी जर्नी को अपने ही जैसे भाइयों के साथ शेयर करने का मौका आपको मिले। तो उससे अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या होती है, क्योंकि नित नए आयाम को छूना ही मनुष्य के लिए जीवन में उसका एक नया उद्देश्य होना चाहिए कि एक हमने पर्टिकुलर चीज जरूर। अचीव कर लिया तो फिर उससे नेक्स्ट लेवल क्या है हमारे लिए। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है रुपेश के चेहरे पर जो है खुशी है इस चीज की भी कि आज उन्हें ये चीज शेयर करने का भी मौका मिल रहा है। तो ऐसे जरूर। फिर किसी एक नए रुपेश के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। लव यू। थैंक यू।